नमस्कार दोस्तों। होप आप सभी लोग ठीक होंगे। ठीक है, चलिए आज बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने का टाइम मिला है, तो हम सबसे पहले मार्केट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मार्केट में देखते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट में भाई किस तरीके की भाई भूचाल आया हुआ है एकदम। ठीक है, तो मार्केट की मैं बात करूं तो मार्केट देखो, मैं भी आप लोगों के साथ ही स्टडी करना चाह रहा हूँ आज की लास्ट फ्राइडे को क्या हुआ है। तो लास्ट फ्राइडे को देखो हर जगह मतलब इंडिया की, अभी तक हम लोग इंडिया की बात कर रहे थे और हम लोग देख रहे थे कि वर्ल्ड का मार्केट जो है वो अप जा रहा है, कि खाली मंदी जो आई हुई है वो इंडिया में आई हुई है। बट अगर मैं फ्राइडे की बात करूँ तो फ्राइडे में अगर मैं मतलब इंडेक्स की बात करूँ तो नेस्डैक इंडेक्स जो है वो 19,524 रुपये पे गया है, यानी 2.20% गिरा है। ठीक है, अगर मैं डाउ जोन की बात करूं तो 1.69% गिर गया है। S&P की बात करूं तो वो भी 1.71% गिर गया है। रसल इंडेक्स भी 2.94% गिर गया है। निक्की जो है वो थोड़ा बहुत वहीं पे रहा है। निक्की इंडेक्स, निक्की 225 जो है ये ज़्यादा नहीं हिला डोला है। ये 0.26% से इसकी बढ़त दिखा रहा है, बट ठीक है। तो ओवरऑल मैं अगर बात करूं तो पूरी दुनिया का मार्केट भाई ढंग से टूटा पड़ा है। अब बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में तो ये समझ लो आपकी जो नंबर आप बोल दो आपके मुंह से निकल जाए। आप बहुत दिनों से सुन रहे थे कि यार अगर 22,800 टूट जाएगा, 22,800 टूट जाएगा तो तूफान आ जाएगा, 22,800 टूट जाएगा तो तूफान आ जाएगा। तो हमने देखा जाके भाई लो जी, ये फ्राइडे के दिन 22,800 वाली कहानी भी टूट गई। 22,795 के नीचे मार्केट बंद हुआ है। तो ये समझ लो मार्केट में माहौल ऐसा बना हुआ है। निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ मैं। निफ्टी 50 अगर 22,800 से नीचे बंद हो जाएगा तो अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो देखो मार्केट में पता है कि मार्केट में भूचाल आया हुआ है। इस समय जो नंबर आप आपके मुंह से निकल जाए वो नंबर आप भाई स्क्रीन पे जाके देख लो। क्यों? क्योंकि देखो पता है क्या मेन चीज क्या होता है, मार्केट जो है वो हम लोगों के सेंटिमेंट से काम करता है। नंबर अच्छे आ नहीं रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो हमारे मार्केट को लेकर निगेटिव हैं। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं ट्रम्प के टैरिफ की बात चल रही है। अभी जो सोमवार को मार्केट गिरा वो उसमें आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि क्या हुआ, कि उसमें अभी जो हमारा था अभी जितनी वो चल रही थी कि जब अभी ट्रम्प ने जो है वो हमारे यहाँ उस पर टैरिफ का अनाउंसमेंट कर दिया है कि हाँ भाई हम इतना 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 टैरिफ तो इन चीज़ों पे लगाएंगे। तो जो फार्मा सेक्टर के और जो ये आपके तुम्हारे इसके टेस्ला को इंडिया में ले आए हैं, तो टेस्ला पे भी हमारा वो हुआ है। मतलब अभी तो जो इन दो इम्पैक्ट पड़े हैं कि हम लोगों ने जो उसको टेस्ला को भारत में आके पाने की मंजूरी दे दी है वो चीज की, और प्लस दूसरे नंबर पे जो हमारा आपने देखा होगा M&M का शेयर बहुत ज्यादा गिर गया, मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा का, इसी वजह से। अभी दूसरे नंबर पे आपने देखा होगा कि अभी इसके साथ साथ फार्मा सेक्टर पे भी अच्छा खासा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो अब एक दो सेक्टर की बात क्या चल रही है मार्केट में, अगर एक दो सेक्टर के लिए भी नेगेटिव कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है तो वो पूरे के पूरे मार्केट को इम्पैक्ट कर रही है। अब वो क्या हुआ बीच में अभी देखा मैंने दो तीन दिन कि शायद आई थिंक बुध और बृहस्पति के दिन, तो बुध को और आई गेस मंगल और बुध के दिन मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में बाकी सब तो यानी कि निफ्टी 50 की बात करूं, सेंसेक्स की बात करूं, तो इन दोनों में तो कोई बहुत ज्यादा मतलब चढ़ाव नहीं था या फिर बहुत ज्यादा चेंज नहीं था। बट अगर मैं बात करूं मिड कैप इंडेक्स की और बात करूं आपका स्मॉल कैप इंडेक्स की, तो इन दोनों में भाई तुरंत 2% 2.5% ऐसे मार रहे थे। तो इनमें अच्छी खासी बढ़त आ रही थी। ठीक है, बट कुछ शेयर तो इतने ज्यादा करेक्ट हो गए थे कि अब मेन क्या हुआ पता क्या, मार्केट में जैसे कुछ फंड मैनेजर हैं और जो कुछ अपने जो तुम्हारे पोर्टफोलियो एडवाइजर हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, वो लोग अब सजेस्ट करने लगे मार्केट में कि हाँ आप लोग जाओ और जाके अपना पैसा लगाओ। वो लोग लोगों को गाइड करने लगे कि यार ठीक है अब मार्केट में टाइम आ गया है कि हम लोगों को लगता है कि मार्केट में जाके पैसा लगा देना चाहिए। बट इसके लिए ना पता है, इसके लिए एक और बात है। मेन बात क्या है कि अगर देखो अब तक रुके थे और आपको कोई अपना स्टॉक नजर आ रहा है कि यार मेरे को ये स्टॉक जो है ये स्टॉक मेरे रेट पे आ गया, मैं तो अपना जाके लूंगा, तो आप ले सकते हैं। बट आप अगर किसी स्टॉक को देख के सिर्फ इसलिए रुके थे कि यार मार्केट में नीचे डाउन चला गया है, अभी इससे डाउन नहीं जाएगा, तो ये देखो आप इस टाइम पे फिर वही पोजीशन आ गई है कि आप मार्केट में जो नंबर बोलो, मार्केट जाके उस नंबर को नीचे की तरफ छुआ रहा है। क्योंकि मार्केट में जब बियरिश मूवमेंट चलता है या फिर बुलिश मूवमेंट चलता है, दोनों मूवमेंट में ही यही मेन खास बात होती है। जब बुलिश मूवमेंट होगा तो आप ऊपर की तरफ जो भी नंबर बोल दो, जब चल रहा था आपने कि भाई 25,000 26,000 जो नंबर बोल दो वो नंबर मार्केट छू लेता था जाके। ऐसे ही अब नीचे की तरफ चल रहा है, नीचे की तरफ आप जो नंबर बोल दो मार्केट जाके उस नंबर को छू ले रहा है।
तो मेन क्या है कि अगर आप नंबर डाउन जाने से, यानी कि आप अगर मार्केट में डरते हो, आपको लगता है कि यार अब मैं किसी शेयर में जाके पैसा लगाऊं और वो नीचे गिर ना जाए, तो आपके लिए भी अभी भी ये मतलब देखो, मार्केट में आपके लिए अभी टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं है? क्योंकि आप पैसा लगाओगे, मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि आप जैसे ही पैसा लगाओगे लोग अब बोली लगाने लगे कि भाई 22,700 से नीचे चला गया तो अब तो बहुत ज्यादा नीचे गिर जाएगा, तो वो मार्केट जाएगा 22,700 कुछ हो जाएगा। तो मेन चीज क्या है कि अगर आप मार्केट में पैनिक कर जाओगे कि भाई मेरे को तो यार, मेरे को लॉस नहीं खाना है, मेरे को तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट खाना है, तो आपको कब पैसा लगाना चाहिए? जब मार्केट अपवर्ड ट्रेंड की तरफ हो, तब आप पैसा लगाना। बट अदरवाइज आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो आप लोगों को, मुझे नहीं लगता ये चीजें इम्पैक्ट करनी चाहिए। हाँ, मार्केट में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाने का, डिप्लॉय करने का टाइम आ गया, बट फिर भी मेरे को लगता है कि अगर आपको पैनिक होता है या कुछ होता है तो आप मार्केट में रुको, वेट करो, देखो मार्केट में कि यार मार्केट का अभी मूवमेंट किस तरफ बन रहा है। अभी के हिसाब से मार्केट का मूवमेंट नीचे डाउनवर्ड जा रहा है, मार्केट में कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज भी नहीं आ रही है, मार्केट के भाई रिजल्ट भी अब जो आने थे आ चुके हैं खराब। अब ऐसी मार्केट में कोई अच्छे रिजल्ट की न्यूज भी नहीं आने वाली है, तो मार्केट में अभी कोई जो अपवर्ड मूवमेंट है वो आने नहीं वाला है। ठीक है, अब जो अगर अपवर्ड मूवमेंट आएगा या फिर हमें लगेगा कि जो भाई मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट ला सकता है, या तो वो मार्केट में भी एकदम से रिटेल, भाई एकदम से रिटेल की और क्या एफआईआई वगैरह की बाइंग आ जाए, तो एफआईआई वगैरह की बाइंग तो आनी से रही, बट हाँ रिटेल वालों ने अगर पैसा लाए हैं, हमारे सैलरी वाले जितने भी भाई बंधु हैं, अगर वो लोग पैसा ला के मार्केट में लगाएं तो उससे भी देखो ठीक है इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट में। लेकिन अगर मार्केट में जो रिटेल में भी बहुत सारे लोग जो कैश में होल्ड करके बैठे हैं, अगर वो लोग भी पैसा लगा दें तो हाँ मार्केट में एक पॉजिटिव कुछ टाइम के लिए हमें पॉजिटिव बूम दिखाई दे सकता है। और उसके बाद अगर अप्रैल में जाके जो हमारे फाइनल एनुअल जो हमारे रिजल्ट्स आने वाले हैं कंपनियों के, अगर वो रिजल्ट जाके हमें पॉजिटिव व्यू दे सकते हैं, तो वो जाके भाई मार्केट के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर सकता है। बट उसके अलावा मेरे को मार्केट में अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि हाँ भाई मार्केट अभी पॉजिटिव व्यू की तरफ जाएगा। बहुत ज्यादा देखो वैल्यूएशन बहुत ज्यादा करेक्ट हो गई है, ये सब हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट की वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा करेक्ट हो गई है। तो जब अब मार्केट की वैल्यूएशन करेक्ट हो गई, इसका मतलब क्या है कि हाँ मार्केट में समय बाइंग का टाइम आ गया। बट बाइंग का टाइम भी बस ये देखो पता है क्या मेन क्या है कि अगर हम लोग ये चाहें कि हम लोग बिल्कुल बॉटम में जाके बाय कर लें किसी चीज को, तो बिल्कुल बॉटम में जाके बाय करने का टाइम ना, देखो ये आप लोगों को एक थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा लाइफ में, कि मैं कभी सबसे ज्यादा बिल्कुल बॉटम से नहीं खरीद सकता, तो मेरे को ऊपर से लेके खरीदना पड़ेगा, और गिरेगा मैं और खरीदूंगा, और गिरेगा मैं और खरीदूंगा। तो मार्केट में अगर तुम अच्छे स्टॉक देखो वो 40-40, 50-50% गिर चुके हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा स्टॉक है वो 30%, 40% गिर चुका है, और आपको लगता है कि ये स्टॉक ज्यादा से ज्यादा अगर आप गिरेगा तो 5 या 10% नीचे जाएगा, तो आप 5 या 10% का नीचे डाउनफॉल लेने को रेडी हो, तो आप मार्केट में आ सकते हैं अभी। ठीक है, अब अगर आपके पास, इसके लिए सबसे बेस्ट अप्रोच क्या रहती है? इसके लिए बेस्ट अप्रोच रहती है कि हमें इंस्टॉलमेंट बेस पे अपना पैसा लगाना चाहिए। यानी कि अगर मेरे को मार्केट में 10 लाख रुपए लगाना है, तो 10 लाख रुपए में से इस टाइम पे टाइम आ गया कि मैं 2.5 लाख रुपए लगा दूं। अब 2.5 लाख रुपए लगा दिया मैंने, अब जो मेरे अच्छे स्टॉक्स हैं, अब जो मैंने वो 2.5 लाख रुपए लगा दिया, तो मेरे को लगता है कि हाँ भाई अब नेक्स्ट टाइम पे मैंने 2.5 लाख लगा दिया, मार्केट का लेवल और नीचे गिरा, और मार्केट में मैंने और भाई साहब 2.5 लाख रुपए लगा दिया। अब अगला 2.5 लाख रुपए लगा दिया, मेरे को लगा कि मार्केट का लेवल और नीचे जा रहा है, तो मैंने और 2.5 लाख लगा दिया। तो अब इस तरीके से मार्केट में पैसा लगाना है, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे हम लोगों ने पैसा लगाना शुरू कर देना है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में देखो अगर आपको लगता, और अगर एकदम से पॉजिटिव मूवमेंट शुरू ही हो गया है, एकदम से आपको लगा कि भाई मार्केट में करेक्शन स्टार्ट हो गई, एकदम लगाते लगाते आपका पैसा जो आपका टेन्योर था ये मार्च अप्रैल तक खिंच गया, और मार्च अप्रैल में जाके एकदम से करेक्शन स्टार्ट हो गई, और वो अपवर्ड करेक्शन है, तो आपको कम से कम आप अगर डाउन पे जाके उतना जितना लॉस झेलोगे ना, ये लॉस आपका तुरंत से, मतलब ये समझ लो 2 महीने के अंदर रिकवर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको मार्केट उस टाइम पैसा लगाने का मौका नहीं देगा। अब मार्केट जब आपको उस समय पैसा लगाने का मौका नहीं देगा, तो आप सोचोगे यार मैंने नीचे नहीं खरीदा। अब देखो नीचे खरीदना, बिल्कुल नीचे खरीदना, किसी के बॉटम, बिल्कुल मार्केट के बॉटम पे या किसी शेयर के बॉटम पे खरीदना किसी के भी बस की बात नहीं है, वो सिर्फ एक तुक्का हो सकता है। अब मेन क्या चीज है, आपके पास क्या चीज रहेगी, आपने नीचे जितना खरीदते हैं, जब मार्केट आपका करेक्ट होगा, ऊपर पहुंचा हो 1-1.5 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, तब आपके पास एक डिसीजन मेकिंग पावर होगी कि मार्केट का ट्रेंड जो अपवर्ड स्टार्ट हो गया, तब आप अपना बचा कुचा पैसा भी डाल दें। इससे क्या होगा, इससे आपका पैसा थोड़ा सा एवरेज आउट हो जाएगा, और आपको वो अच्छे लॉन्ग रन के लिए प्रॉफिट बना के देगा। ठीक है, तो मेरा आपको यही सजेशन है। ठीक है, अब चलो इसके साथ ना स्टार्ट करते हैं। मैंने भी मार्केट में बहुत दिन से, मतलब अगर मैं देखूं तो स्टॉक बाय स्टॉक एनालिसिस नहीं करा है। मैं आप लोगों के साथ ही आज एक दो स्टॉक को उठा के देख लेना चाहता हूँ। जो निफ्टी 50 के स्टॉक हैं, बेसिकली मैं उनकी तरफ देखूं तो अगर, चलो रिलायंस देखते हैं यार आज। ठीक है, पहली बात, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी चीज की, किसी स्टॉक को आपको जाके मेरे कहने से खरीद नहीं लेना है। मैं बताऊं कि ये मेरे को अच्छा लग रहा है या मेरे को नहीं अच्छा
लग रहा है तो आपको उस अपने स्टॉक में से पोर्टफोलियो में से निकाल दिया। आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मेरा यहाँ पे कोर पर्सपेक्टिव जो है वो सिर्फ और सिर्फ है आप लोगों को एजुकेट करना, आप लोगों को लर्निंग देना कि मैं मार्केट को किस तरीके से एनालाइज करता हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक को किस तरीके से देखता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको लेके। अगर मैं बात करूँ इसमें भाई, तो मैं बात करता हूँ, हमारी बात चल रही थी रिलायंस की। रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करूं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो मार्केट कैप दिखा रहा है मेरे को, यहाँ पे दिखा रहा है तुम्हारा, ये दिखा रहा है 16 लाख करोड़ का मार्केट कैप है रिलायंस इंडस्ट्री का। 16,61,978 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है इसका। इसका करंट प्राइस दिखा रहा है 1228 रुपए का। ठीक है, स्टॉक का पी जो 24 का पी आ चुका है इसका। अगर मैं आपकी बात करूं तो अब इसने इसके आज की तारीख में अगर मैं बात करूं इसकी पॉजिटिव क्या है कि कंपनी ने अपने ना डेट जो है उन्हें रिड्यूस करा है। बट अगर मैं बात करूं तो देखो एक मेन क्या चीज है इसकी ना, अभी आरओई वगैरह कम दिखाई दे रही है मेरे को यहाँ पे, रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, अगर मैं ईपीएस की बात करूं, अर्निंग पर शेयर की, अर्निंग पर शेयर जो है इस कंपनी का भी जो करंट लास्ट दिसंबर क्वार्टर है वो 13.70 दिया है। यानी कि वो अगर मैं जून और सितंबर के उसमें कंपेयर करूं तो जून में था 11.19 और आपका तुम्हारा सितंबर में था 12.24। तो ईपीएस भी ग्रो कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी ग्रो नहीं कर रही है। ठीक है, अगर मैं आपका लास्ट ईयर के स्टॉक सीएजीआर की बात करूं तो अगर मुझे दिखा रहा है कि टीटीएम यानी ये लास्ट एक साल से कंपनी जो है वो लगभग 18% गिर चुकी है। प्रॉफिट ग्रोथ भी इसमें लगभग अभी इतनी ज्यादा कुछ है नहीं। अगर ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर की बात करूं तो 16% का प्रॉफिट दिखा रहा है मेरे को। ठीक है, अगर मैं इसकी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करूं तो भाई 24% की सेल्स ग्रोथ है इसकी लास्ट 3 साल में। ठीक है, तो अगर इसके साथ साथ बात करूं भाई इसमें अलग और चीजों का, तो कंपनी देखो मेन क्या चीज है इसकी प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो इसमें 10 की 10 बनी हुई है। आपका एफआईआई ने इसका मैं थोड़ा बहुत जो स्टेक था अपना वो इन्होंने 21.30% से डाउन करके 19.16 करा है, जबकि डीआईआई जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उन्होंने 17.61 से बढ़ा के 19.02 करा है। ठीक है, यानी इन्होंने पैसा बढ़ाया, गवर्नमेंट ने लगभग उतना ही पैसा रखा है। पब्लिक हमेशा देखो रिलायंस इंडस्ट्री पे, टाटा मोटर्स पे, इन चीजों पे पब्लिक हमेशा ज्यादा अपना प्यार दिखाती है। तो मतलब पब्लिक का अगर मैं शुरू से देखूं तो एक 10.75, 10.64, 10 समथिंग इनका रेशो बना हुआ था। और अब इस माहौल में मार्केट ने, पब्लिक ने रिलायंस इंडस्ट्री पे और अपना भरोसा दिखाया है, तो अब 11.52% में अब भी देखना चाह रहा हूं। ठीक है, आज की तारीख में अभी तक के सबसे ज्यादा स्टॉक मतलब जो अगर शेयर होल्डर्स की बात करूं, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इस समय सबसे ज्यादा है, 47,14,959 शेयर होल्डर इस टाइम पे करंट में रिलायंस इंडस्ट्री के हैं। अगर मैं बात करूं तो कंपनी अच्छी है, 24% अगर आपकी वैल्यूएशन पे मिल रही है। जो कंपनी अभी अपने ये समझ लो अपने हाई पे 1609 के हाई पे गई थी, अगर 1609 के हाई की बात करूं तो कितना गिर गया, 16 ठीक है, लगभग 30% के आसपास ही अपनी कंपनी गिर चुकी है, अपनी एक ऊपर की वैल्यू से 30-32% के आसपास गिर चुकी है। तो ऐसा है कि देखो ये कंपनी ना, अगर तुम्हें लगेगा कि ये कंपनी 50-60% गिर जाए तो 50-60% नहीं गिरेगी। ठीक है, तो ये कंपनी ऐसी अपने जो 52 वीक्स का जो इसका लो है 1193 के, उसके भाई उसके 10-20 रुपए मतलब अगर मैं बात करूं तो लगभग ऑलमोस्ट 30-32 रुपए ऊपर ट्रेड कर रही है। तो कंपनी अपने 52 लो के भी पास आ चुकी है। तो ये कंपनियां जो है ना, आपको ये इन कंपनियों को लेकर ऐसे ही एनालाइज करना पड़ेगा कि ये कंपनी अपने जो है अगर 52 वीक के लो के आसपास आ चुकी है, कंपनी वैल्यूएशन में इतना, अब अगर आप सोचो कि ये कंपनी में तो रिलायंस इंडस्ट्री रातों रात ऐसा तो नहीं होने वाला कि 20-30% गिर जाएगी उठ के। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो आपका पूरा शेयर मार्केट क्रैश कर जाएगा। तो अब मेन क्या चीज है कि ये कंपनी आज की तारीख में देखने लायक अच्छी कंपनी हो गई है कि इन कंपनियों में जाके आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में डाउनवर्ड मूवमेंट है। अब इनके साथ पॉजिटिव चीज क्या है कि ये जो है ये मार्केट के जो है भाई ये समझ लो मार्केट की टॉप कंपनी है, ये सारी लार्ज कैप कंपनीज हैं। इन कंपनियों में आपको
अगर ये गिरी हैं तो सबसे पहले करेक्ट जो होंगी, जैसे ही मार्केट में बाइंग आएगी तो सबसे पहले करेक्ट जो होंगी, सबसे पहले अगर एफआईआई पैसा लगाने आएंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पैसा लगाने आएंगे, या कोई और लोग पैसा लगाने आएंगे, सबसे पहले कहाँ लगाएंगे? इन कंपनियों में लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मतलब अगर एक एग्जाम्पल लो, अगर मैं बात करूं आपसे कि आप जो है आपके सामने तीन चीजें, अगर दो ही चीजें रखी है, सिंपल, आपके सामने रखी, एक सोना रखा है, एक चांदी रखी है। आपको लगता है सोना और चांदी दोनों की वैल्यू बहुत ज्यादा डाउन चली गई है, ठीक है, और आपको लगता है मार्केट में जो है करेक्शन आने वाली है, और वो करेक्शन सोने में भी आएगी और चांदी में भी आएगी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप ये देखोगे कि यार मार्केट में जो करेक्शन आने वाली है, तो सोने ने आज तक का जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसमें एकदम से जब भी वो आती है तो सोने ने ज्यादा बढ़त दिखाई है एज कंपेयर टू चांदी के, यानी गोल्ड ने बहुत ज्यादा आपको बढ़त दिखाई है, आपको इंप्रूवमेंट दी है एज कंपेयर टू, प्रॉफिट दिया है एज कंपेयर टू चांदी, ठीक है, यानी सिल्वर। तो हम लोग क्या करते हैं, ये मार्केट के जो रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, टाटा इंडस्ट्री हो गई, लार्ज कैप में, तो ये मार्केट का एक तरीके से सोना है। तो आप लोगों को भी देखना है कि जब भी अगर मार्केट में सबसे पहले बाइंग आएगी तो ऐसी कंपनी में आएगी। तो आप लोग मतलब अगर देखो तो मार्केट के एक तरीके से, क्योंकि देखो अगर मार्केट में बात करूं, आप सोचो कि फिक्स्ड डिपॉजिट, तो मार्केट फिक्स्ड डिपॉजिट तो है नहीं, आपको थोड़ा सा रिस्क जरूर लेना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ से 2-4% और गिर जाए कंपनी, लेकिन 2-4% गिर गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कंपनी मार्केट में भाई देखो एकदम गायब हो जाएगी, रातों रात 20-30% गिर जाएगी। अगर आप इस तरीके के इन्वेस्टर हैं कि आपको अपना पैसा भी बचा के रखना है, कि आपका पैसे को भी लॉस ना हो, और आपको अगर ये भी देख के रखना है कि कंपनी जब मेरी शेयर मार्केट की जब मतलब बुलिश ट्रेंड में आए या मार्केट जब ऊपर की तरफ चले तो मुझे जो बेनिफिट है वो भी मिले, तो आपको इस तरीके की कंपनीज को देखना चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा अगर इसके अलावा भी कोई देखूँ, चलो एक कंपनी और देख लेता हूँ मैं, एक कंपनी और देख लेता हूँ मैं। अगर इसके अलावा बात करूँ तो कौन सी, HDFC बैंक। HDFC बैंक तो भारत की ना अगर देखा जाए तो SBI और HDFC बैंक भारत की बैंकिंग में सबसे पहली पसंद है, ठीक है। अब SBI का क्या, SBI देखो गवर्नमेंट बैंक है, बंदा जाते हैं लेते हैं, उसमें इतना ज्यादा मतलब अगर देखा जाए तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट का बैंक है तो भाई SBI भी और HDFC भी दोनों है। बट मेन चीज क्या है, HDFC जो प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, इसमें ग्रोथ अच्छी दिखाई दी जाती है, अभी तक इसने पिछली रिटर्न्स बहुत अच्छी दी है। अगर हम बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में कोई भी बंदा अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसे भाई उसके लिए HDFC उसकी पहली पसंद है। आज की तारीख में भी मतलब अगर मैं बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, उनसे बात कर रहा हूँ तो वो सब लोग कह रहे हैं कि यार हाँ आज की तारीख में तो HDFC बैंक जो है थोड़ा मतलब बाइंग की उसमें रेंज में तो आ गया है, कि मतलब हाँ ये अट्रैक्टिव लग रहा है, मतलब इसकी ना वैल्यू हमारे होते हैं अट्रैक्टिव वैल्यूएशन, तो इसकी वैल्यूएशन जो है अट्रैक्टिव लग रही है मार्केट में। तो अभी अगर मैं बात करूँ HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक का शेयर प्राइस जो आ गया 1692 रुपये आ गया है, ठीक है। मतलब ये अभी लास्ट डे बढ़ा है, मतलब देखो अभी सारे सब चीजें गिरी हैं लेकिन उनके बावजूद भी ये बढ़ा है, निफ्टी भी गिरी है भाई, स्मॉल केस भी गिरा है, और सेंसेक्स भी गिरा है, और आपका मिड कैप भी गिरा है, लार्ज कैप, जितने आपके भाई जो आप समझ लो सब सारे सेक्टर गिरे हैं। बट ये HDFC बैंक बढ़ा दिया तब भी, ये इतना ऐसा नहीं कि 52 वीक के पास होगा, 1800 मेन क्या चीज है, HDFC बैंक ऐसा शेयर है जिस लोगों ने पकड़ लिया ना वो भी पकड़ के बैठे हैं, वो इतना बेचने को तैयार नहीं है। बस जिसको लग रहा है कि यार मैं इसे नीचे पे बाय कर सकता हूँ, अभी थोड़ा सा यहाँ से जो डाउन चले जाऊं, तो वो लोग अपना थोड़ी इन्होंने सेलिंग निकाली है, इसी वजह से ये थोड़ा मार्केट में डाउन आया। तो अगर आप देखो नीचे की तरफ भी देखो ना तो 1880 रुपए का हाई था, इसका भी नीचे की तरफ भी 1700 रुपए यानी 1692 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, यानी ज्यादा से ज्यादा कितना गिर गया, 188 रुपए के आसपास गिरा है शेयर बस। तो अब 180-188 रुपए के आसपास अगर मैं बात करूं तो लगभग अपने टॉप से सिर्फ 10% गिरा है। तो अब ये 52 वीक के सिर्फ अगर 10% गिरा है तो क्या इसकी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है? तो देखो ये शेयर क्या है कि अगर आप मार्केट में चाहते हो कि हाँ आपको एक ग्रोथ मिले, अब ये ऐसा नहीं गिरा है 10% है तो बढ़ेगा भी 10%, जब मार्केट भागेगा ना तो ये भी भागेगा, हो सकता है उस टाइम पे 15-20% भाग जाए। तो अब मेन क्या चीज है, ठीक है, अब मेन क्या चीज है, अगर मैं इसके स्टॉक की पीई की बात करूं इसकी, तो देखो ये अगर अपने बैंकिंग सेक्टर में पीई से अभी हाई चल रहा है, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर का समय पीई जो है वो लगभग मेरे ख्याल 7, 8, 10 के आसपास के पीई देख रहा हूँ, 10 के 12, वही पीई जो है वो 18.6 का देख रहा हूँ। बट लेकिन इसके अंदर है वो बात जो मार्केट ने से 18.6 का पीई दिया है, ठीक है, यानी भाई ठीक है, प्राइस टू अर्निंग इसका दिया है इसने मार्केट ने 18.6 का। मार्केट कैप का ये भी 12,94,000 करोड़ की कंपनी है, 12,94,880 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है, ठीक है। बुक वैल्यू इसकी 601
यानी अपनी करंट बुक वैल्यू के लगभग डबल पे ट्रेड कर रहा है, डबल से ज़्यादा पे, ऑलमोस्ट 2.8 या 9 टाइम ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इतना लंबी चौड़ी 2.82 टाइम दिखा रहा है, तो इतना कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। लेकिन इसकी अगर मैं पॉजिटिव चीज़ों की बात करूँ तो पॉजिटिव चीज़ देखो, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। तो जो आने वाला क्वार्टर है ना, क्योंकि अभी देखो सारी कंपनीज ने रिजल्ट अच्छे नहीं दिए, बट लेकिन आने वाले क्वार्टर में दिख रहा है कि कंपनी बहुत अच्छा रिजल्ट देने जा रही है। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ विद 23.4% ऑफ CAGR। लास्ट 5 सालों में कंपनी ने 23.4% की CAGR से ग्रोथ दी है। ठीक है, गुड प्रॉफिट ग्रोथ। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 22.9%, यानी लगभग 23% का डिविडेंड पे आउट इसने दिया है कंपनी ने लास्ट साल में। और कंपनीज मीडियन सेल्स ग्रोथ है 16.4% ऑफ लास्ट 10 ईयर। 10 साल में 16.4% की ग्रोथ देने वाली कंपनी, अगर हम ऑन एन एवरेज लगाएं तो वो ग्रोथ देने वाली कंपनी भाई मतलब है HDFC बैंक में। कोई बात हम लोग भी देखते हैं मार्केट में, अगर आपसे कोई बात करी जाए SBI के बाद, आप मतलब देखो SBI क्यों है, SBI की बात यह है कि गवर्नमेंट बैंक है, पूरी दुनिया का भरोसा है उसके बाद। आपके भाई मतलब गरीब से गरीब आदमी और अमीर से अमीर आदमी उस बैंक में जुड़ा हुआ है। तो SBI की बैंक की बात इसीलिए पता है, इन SBI वगैरह जैसे बैंकों के साथ प्रॉब्लम एक क्या चीज़ रहती है कि इस पे ना भाई लोग बहुत ज़्यादा उससे विश्वास करते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली जुड़े हुए हैं। तो ये बैंक ना तो बहुत ज़्यादा ऊपर एकदम से भागेगा, ना एकदम बहुत ज़्यादा नीचे भागेगा। ये जगह बना रहेगा, जहाँ बना है वो बना रहेगा अपनी एक रफ्तार छोटी थोड़ी चलता रहेगा। बट अब जब HDFC बैंक में उस कैटेगरी में आ गया है, क्योंकि बहुत उसका, बट इस टाइम पे मार्केट के हिसाब से थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ है, 10-12% गिर गया है अभी। लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि हमें इसमें थोड़े से और करेक्शन का इंतजार करना चाहिए, और जब हमें दिखे कि हाँ यार और करेक्शन आ गया है, तब जाके हमें इसमें थोड़ा पैसा लगाना चाहिए। तो ये जैसे मैंने अभी रिलायंस इंडस्ट्री का बता दिया या HDFC का बता दिया, ये एक लार्ज कैप कंपनीज हैं, इनमें आज के टाइम में थोड़ा पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। बट अब देखो, अब जैसे रिलायंस इंडस्ट्री की बात हुई तो 30% के नीचे लगभग 30-32% गिर गया। तो 30-32% पे जाके वो कंपनी अच्छी, मतलब एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे कंपनी आ गई है। बट अभी HDFC की बात करो तो HDFC में इतना ज्यादा कोई भी नीचे भूचाल तो आया नहीं है, लेकिन आप ये समझो भूचाल आएगा भी नहीं। क्यों नहीं आएगा? मतलब अगर HDFC जैसे बैंकों में भूचाल आता है ना, इसका मतलब है हमारी इंडिया की पूरी इकोनॉमी भाई इधर उधर हो गई, ढम गई, मतलब पूरी उसकी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा भूचाल आ गया है। तो वो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में ना बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। अगर आप बात करो तो सेंट्रल बैंक का जो हमारा RBI है उसका बहुत ज्यादा कंट्रोल है इन बैंक्स पे। ऑल्दो छोटे बैंक फिर भी इधर उधर करके, देखा आपने अभी भी ये जैसे न्यू इंडिया बैंक था, ये इसने कुछ कर दिया इसमें कहानी। लेकिन अगर मैं बात करूं HDFC वगैरह जैसे SBI वाले बैंकों पे, ICICI पे, कोटक पे, मतलब अभी कोटक का भी कुछ आया था, थोड़ा सा कुछ हुआ तुरंत पहले नोटिस निकाल के। तो इन तरीके के बैंकों पे बहुत ज्यादा RBI ने हमारे कंट्रोल कर रखा है, ये हम लोगों के लिए अच्छी बात है। बट तो इसीलिए मेन चीज क्या है कि अगर मैं बात करूं तो इनकी रिटर्न ना तो बहुत ज्यादा डाउन जाएंगी ना बहुत ज्यादा अप जाएंगी। हाँ, मार्केट में गिरा है 10-12%, तो अगर आप लोग पैसा लगाना चाहते हो, आप देखना चाहते हो, तो आप देख सकते हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हो। तो इसमें क्या है कि मतलब अगर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछोगे ना, तो वो भी यही सजेशन देगा कि हाँ यार आ सकते हो आप मार्केट में। अगर आपको मार्केट में रिटर्न चाहिए और आप रिस्क बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहते और मार्केट में चाहते हो कि 1-2%, 2-3% नीचे डाउन चला भी जाए तो मैं तब जाके पैसा लगा दूं, और बढ़ भी जाए तो गिरेगा भी उतनी 2-4%, और बढ़ेगा जाके, क्योंकि मार्केट में अपने पुराने वाले हाई को तो छुएगा ही जाके। आज नहीं छुएगा, आप साल भर बाद छुएगा, तो अपने पुराने वाले हाई को तो छुएगा। तो आपको साल और के अंदर, ये साल 1.5 साल के अंदर 10-12%, 15% रिटर्न जो है वो देखने को मिल सकती है, इसकी 15-20% रिटर्न। तो ये अगर आप लोग उतनी % रिटर्न करते हो, मार्केट में 15-20% रिटर्न बहुत अच्छी रिटर्न होती है। अगर आप लोग मार्केट में उस % के रिटर्न के लिए आए हुए हो और आपको दिखता है कि हाँ भाई मेरे साथ मेरा पैसा भी सेफ रहे, तो आपके लिए HDFC एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बाकी मेरी इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप लोगों को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना है, आप लोगों को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करना है, अपना पोर्टफोलियो मैनेज कराना है, और तब बात करनी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, यहीं तक रखते हैं आपके लिए, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत दिनों बाद वीडियो बनाई है, आप लोगों की तरफ से मोटिवेशन आते रहना चाहिए मुझे वीडियो बनाने का। धन्यवाद।